नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि मैंने आपको अभी टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है ITI नगर के नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, मैंने दोपहर को सूचित किया था कि हम वीकली MCQ रूटीन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका जो टाइम टेबल है वो सब्जेक्ट अनुसार आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है। तो हम संडे मंडे और जो हमारा वीकली है वो हम सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाएंगे। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में काम आने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है कि टेक्निकल में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि आपके नॉन टेक्निकल ग्रुप से आते हैं। ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट करते हैं मंडे से। हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री का, जिसमें हम प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व 4 इतिहास के बारे में 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अंत तक देखेंगे इस लेक्चर को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कि तो हमारा जो मंडे का लेक्चर है वो हमारा MCQ महाल चैलेंज क्विज है, जिसमें हम हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं एक ही लेक्चर में, और वो भी विद इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। उसमें हम प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व इतिहास को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। प्राचीन इतिहास में हम हड़प्पा सिंधु सभ्यता पढ़ाएंगे आज आपको। मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ाएंगे आपको उत्तर भारत का जो राजपूत काल हुआ है उसके बारे में आपको आज पढ़ाने वाले हैं। आधुनिक इतिहास में मैं बात करूं तो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कैसे हुआ, कैसे उससे क्वेश्चन निकल के आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और विश्व इतिहास के बारे में मैं आपको क्वेश्चन जो टॉपिक है मैं कवर कराने वाला हूं कि एशिया का इतिहास। एशिया के इतिहास में आज हम जो क्वेश्चन है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या किया मैंने स्टार्ट करना है आज हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो कि मेरा प्राचीन इतिहास से रिलेटेड टॉपिक है। उसका हम लेवल फर्स्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लेवल होने वाले हैं। एक लेवल में हम 10 क्वेश्चन में कवर धीरे धीरे करते जाएंगे। तो लेवल जो फर्स्ट है मेरा 10 क्वेश्चन का लेवल है, तो मैं उसको स्टार्ट करूँगा। तो मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा पहले से, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से किस काल के बीच में है, इसका समय अवधि पूछी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका ऑप्शन सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। ठीक है, तो इसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या की बात करूँगा। तो व्याख्या आपके सामने है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। पॉइंट अगला है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सेकंड पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में भी रखा जा सकता है। ठीक है, कि अगला पॉइंट है कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। जो इस सभ्यता के जो निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरी से रिलेटेड थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। समकालीन नहीं थी ये पूछा गया है, तो इसको डिनोट करेंगे। जो मिस्र की सभ्यता थी वो भी उसके समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखें तो वो भी उसके समकालीन थी। चीन की सभ्यता को देखें, जो क्रीट की सभ्यता भी कहते हैं, वो भी उसके समकालीन थी। और जो ग्रीक की सभ्यता थी वो उसके समकालीन नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से के समकालीन नहीं थी। ठीक है, तो व्याख्या की बात कर लेते हैं। थोड़ी व्याख्या देखिए। व्याख्या क्या कहती है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था, मतलब कि बड़ा था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समानता है वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया, मेसोपोटामिया जिसको हम बोलते हैं कि मेसेंदव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सेंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। कीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्र के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया, मिस्र और कीट सभ्यता से व्यापारिक संबंध है। अगर हमने व्यापारिक संबंध सिद्ध कर दिया है तो इसका मतलब हो गया कि ये समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके समकालीन नहीं थी, वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी।
विस्तार पूछ रहा है कहाँ तक थी, तो आप ऑप्शन नंबर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, जो इसका 4th ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बड़ी ही सभ्यता थी ये जो सारी सभ्यताएं थी उस टाइम की, उसमें सबसे बड़ी जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। थोड़ी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में क्या कहता है कि व्याख्या में कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, अगर मैं पश्चिमी पूरा स्थल की बात करूँ तो दासक नदी के किनारे स्थित सतुकाडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल की बात करूँ तो हिंडा नदी के किनारे आलमगीरपुर जिसको जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी पूरा स्थल की बात करूँ तो चिनाब नदी के तट पर आखनूर के निकट मोंडा जम्मू कश्मीर, तथा दक्षिण पूर्व स्थल की बात करूँ तो गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, ये इसका विस्तार पॉइंट आया गया है कि हमने जो उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिमी हमने पॉइंट को डिनोट किया है, उसको हमें जगह का नाम, स्थान का नाम बताते हुए और नदी के किनारे भी बताए है आपको कि कौन से नदी के किनारे तक कहाँ तक फैली हुई थी। तो आप एक पॉइंट देखिए कि सिंधु सभ्यता या सेंधव सभ्यता, नाम याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सेंधव सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, ये सब सारे के सारे नाम एक ही है, ये किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। तो सेंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, याद रखना नगरीय सभ्यता थी। सेंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। वे देख लेते हैं हमारे कौन कौन से 6 बड़े नगर हैं। उनमें नगर है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा और राखीगढ़ अलग अलग हैं, और कालीबंगन, ये हमारे 6 बड़े बड़े नगर थे जिनको हमने बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। जब हमारा 1948 में स्वतंत्र भारत हो गया था, 47 में, उसके बाद जो हमारे खुदाई हुई है, खुदाई के माध्यम से जो हमारे ये इससे रिलेटेड जो स्थल मिले हैं वो हमें गुजरात में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। लोथल और सुतकोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये 2 बंदरगाह थे जिनसे व्यापार होता था। जूते हुए खेत, नकाशीदार ईंटों के प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुई है। जो नकाशीदार ईंटें हैं और जूते हुए खेत के जो हमारे साक्ष्य मिले हैं वो हमें कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। पूछ रहा है घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये हमारे सुरकोटड़ा हो जाएगा। सुरकोटड़ा की खुदाई से पहले मान्य था कि हमें कि जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के नागरिक थे, निवासी थे, वो घोड़े से अनभिज्ञ थे। तो जब खुदाई हुई तो बाद में हमें पता लगा, जब हमें वहाँ से अवशेष मिले तो सुरकोटड़ा से पता लगा कि वो घोड़े से जानते थे, उनकी सवारी करते थे, उनको प्रयोग में लाते थे काम के। ठीक है, तो सुरकोटड़ा से हमें इसके अवशेष मिले हैं। तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहता है कि सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया जाता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि आमिर से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है, आमिरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोहपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाने जाने का प्रमाण मिला है, और सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। कुत्ते के अवशेष घोड़े के अवशेष तो मिले ही है, और सुरकोटड़ा से क्या मिला है, एंटीमनी की एक छड़ भी हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन पूछा है कि किस प्रदेश में पड़ता है। ये SSC मैट 1999-2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखिए। नेक्स्ट व्याख्या क्या है कि कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दुष्वर्ती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में जिसको घग्गर नदी का क्षेत्र में सेंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। खोज किसने की थी? ये अमलानंद घोष ने की थी इसकी खोज। ठीक है, और अगर हम उत्खनन की बात करें तो उत्खनन किसने की थी? BK थापर और VV लाल ने इसका उत्खनन कार्य स्टार्ट किया था 1961 में और समाप्त हुआ 1969 तक। ठीक है,
इसमें 8 वर्ष का समय लगा। अगर खोज की बात करें तो ये अमलानंद घोष हो जाएंगे, और अगर खुथरन की खुदाई की बात करें तो बी के थापर और वीवी लाल हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से किया गया था, कि मुद्राओं में हमने किसका प्रयोग किया गया है। तो ये आप इतिहास में पढ़ोगे तो सेल घड़ी, सेटेलाइट जो बोलते हैं, सेल खड़ी का प्रयोग हमने मुद्राओं को बनाने के लिए किया गया है। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिएगा कि हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी। आकार पूछ लेता है कि वर्गाकार थी, सेल घड़ी की बनी होती थी। मोहरे में सर्वाधिक संख्या में एक संगी पशु की आकृति मिलती है। ये भी आपसे पूछ लेता है कि एक संगों की पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो में एक कांस्य निर्मित नर्तिका की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं, जिसको टेराकोटा भी बोलते थे, वो प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। एसएससी मैट 2001 को में क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग में मानी जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये कांस्य युग में आ जाएगी, क्योंकि उस टाइम कांस्य का लोग कांस्य को ब्रोंज, जिसको ब्रोंज बोलते हैं, उसको जानते थे, तो हम इसको बोलते हैं कांस्य युग। तो कांस्य युग में इसको माना जाता है। व्याख्या की बात करो तो सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर, रेडियो कार्बन C14 के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। ये 500 वर्ष तक रही। 2350 से 1750 तक अगर हम देखेंगे तो 500 वर्ष बैठते हैं। ये सभ्यता 500 वर्ष तक जीवित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय पूछ रहे हैं। अगर मैं व्यवसाय की बात करूँ तो इसका व्यवसाय था कृषि। कृषि लोग वहाँ के किया करते थे, कृषि पर ही डिपेंड थे पूरे जनजाति के लोग। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती थी, जिनमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। प्रमुख फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर लोथल, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, क्रीट सभ्यता हो गई, इसमें इनको व्यापार चलता था। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी द्वारा किया गया था। जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने ही सबसे पहले चांदी का प्रयोग भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी द्वारा ही किया गया था। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक है, चेस शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासी द्वारा की गई थी। चेस, अगर हम शतरंज की बात करें तो ये भी इनकी द्वारा की गई थी। और कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। अगर मैं बात करूँ कपास को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता था, तो सिंडन कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंडन किसको कहा जाता था? यूनानी भाषा में कपास को कहा जाता था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ये कैटेगरी पूछ रहा है, थोड़ी ग्रामीण थे, शहरी थे, ये खाना बदोशी थे, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय अनुसार फेरबदल करते रहते थे। ये जनजातीय लोग थे। तो मैं इन बात करूं तो नगरीकरण बहुत अच्छा था उस टाइम पर, तो ये शहरी माने जा सकते हैं कि शहरी लोग थे, क्योंकि उनका जो रहना सहना था, पक्की ईंटों के मकान थे, ग्रिड सिस्टम से बने हुए मकान थे इनके, और ढकी हुई नालियाँ थी, दरवाजे अच्छे प्रकार के थे, तो ये शहरी क्षेत्र माना जाएगा। तो मैं इसकी व्याख्या की बात करता हूँ। तो हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगा धारी में 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर, जिनको खाना बदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। अगर हम शहर होने के लिए शर्त बताएं तो खेती में अतिरिक्त उपज होना ही इसका प्रमाण है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन इतिहास का हड़प्पा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ये आरआरबी में भी, रेलवे में आया हुआ है और एसएससी में भी आया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे। वे ईंटों से बने होते थे। मैंने आपको बताया क्योंकि नगरीकरण था, शहरीकरण हो रखा था, हड़प्पा सभ्यता का बहुत अच्छा विकास हो रखा था, तो ये पक्की ईंटों के घर बनाए हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंटों से बनाए हुए थे। व्याख्या देख लीजिए।
लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। आमतौर पर लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। जो हम आग में सुखाकर उसको पकाते थे वो प्रयोग में लाया जाता था, जिसको ईंट बोलते थे। ईंट का अनुपात 4-2-1 था। जो ईंटों का अनुपात था, रेशो था, जो उसमें इंग्रेडिएंट मिलाते थे उसका जो अनुपात था वो 4-2-1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन से इसका प्रमाण मिला है। और सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। इसने दोबारा रिपीट कर दिया कि जो हमारा पूर्वी सीमा बताई है, इसने पूर्वी सीमा बताई है, नदी भी बता दिया साथ में और स्थान भी बता दिया है। जिला मेरठ था, हिंडन नदी थी और जो उसका तट था आलमगीरपुर के में स्थित था। ठीक है, अब ये आपके आज के प्राचीन इतिहास के 10 क्वेश्चन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ कवर किए हैं। अगर आपको अब हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास की बात। मध्यकालीन इतिहास में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं कि उत्तर भारत राजपूत काल में क्या क्या घटित हुआ, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको आप नोट भी किया करो या फिर उसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो उसका भी हम पहला लेवल स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले लेवल का पहला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईसा पूर्व से 1200 ईसा तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि 750 ईसा से 1200 ईसा तक का समय जो माना जाता है वो राजपूत काल के नाम से माना जाता है। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या में क्या कहता है कि राजपूत शब्द संस्कृत के राजपूत का उपभ्रंश है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है कि राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपुत्र। ठीक है, पर हर्ष की मृत्यु है, जो हर्षवर्धन राजा हुए हैं उसकी मृत्यु के बाद राजपूत या राजपुत्र का शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा। पहले एक जाति नहीं थी, हर्ष की मृत्यु के बाद ये जाति में कन्वर्ट हो गई। तो एजेंट टोड ने क्या कहा है कि 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल भी कहा है। याद रखना कि एजेंट जो टोड हुए हैं उन्होंने 12वीं शताब्दी के जो उत्तर भारत का इतिहास था, उत्तर भारत नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, उसको राजपूत काल भी क्या कहा गया है, क्योंकि वो ही काल राजपूत के लिए उत्कर्ष काल बन के उभरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। वहाँ का शासक की बात की है तो वहाँ का शासक जो था वो दाहिर था। किसके समय? 712 में जब सिंध पर अरबों के आक्रमण हुआ तो वहाँ का राजा कौन था? दाहिर था, जो कि हिंदू वंशी राजा था। ठीक है, तो स्पेसिफिक इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि राजा दाहिर सिंध के सिंधवी ब्राह्मण सेन गुज्जर राजवंश के अंतिम राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम 712 में, सर्वप्रथम याद रखिए, अरबों ने सबसे पहले कौन सा आक्रमण किया? 712 में सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम मिशन 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर राजा दाहिर सेन ने उन्हें रोका और उनके साथ युद्ध लड़ा। उनका शासनकाल 663 से 712 ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया, परंतु अपने राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए उन्होंने उम्मेद शासन के जनरल मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई लड़ी और परंतु हार गए। 712 में उनका सिंधु नदी के किनारे उनकी मौत हो गई। जनरल मोहम्मद बिन कासिम जो कि उम्मेद के शासक थे, ठीक है, तो उनसे लड़ते लड़ते वे शहीद हो गए 712 में। तो आपसे अगर पूछे तो अरबों का सबसे पहले जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? 712 में हुआ। ठीक है, और दाहिर के साथ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? यह मुक्त पूछ रहा है कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में जो सबसे पहले कर लगाया था जजिया कर, वो किस वर्ग को पूर्णतः मुक्त रखा गया? तो वो ब्राह्मणों को पूर्णतः वो मुक्त रखा गया उस कर के नीचे से। ठीक है, तो व्याख्या की बात करूँ। व्याख्या में क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने ब्राह्मण वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। सबसे पहले किसने उसको लगाया? जजिया कर
मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया और उसने ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा। और जो मैं करूँ कि प्रथम बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया, तो ये फिरोज जो तुगलक थे, तुगलक वंश के राजा शासक थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को ठोका। आज से करीब 450 साल पहले मुगल शासक अकबर ने जजिया कर को ख़त्म कर दिया था। यह कर सिर्फ गैर मुस्लिमों से ही वसूला जाता था। जो अकबर की बात करो तो अकबर ने क्या किया, ये कर ही समाप्त कर दिया। वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता, मतलब कि जो मुस्लिम नहीं है उन पर लगाया जाता था, उसने हमेशा के लिए सभी पर ख़त्म कर दिया। अकबर की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से चार राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान, जो चालुक्य थे, सोलंकी थे, वो एक ही नाम से जाने जाते थे। जो प्रतिहार, चौहान और परमार थे वो अलग अलग थे। 4 कुलों का जन्म हुआ। तो ये कौन से उसमें कहा जाता है, किस ग्रंथ में उल्लेख है, ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में उल्लेखित है। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में हम देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कितने इंपॉर्टेंट को एक ही क्वेश्चन में आपको कितने अच्छा नोट्स दे रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए बस। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है। ठीक है, जहाँ इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। वह जयचंद की पुत्र जयचंद की जो संयोगिता थी पुत्री, उसको अपहरण कर लेते हैं। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हण राजा हुए ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजतरंगी में, ये अदर फैक्ट हो गया, एक अदर फैक्ट हो गया। जैसे हमने चंद्रबरदाई के बारे में बताया कि ये पृथ्वीराज राजा को लिखा है चंद्रबरदाई ने, इसलिए कल्हण ने कश्मीर का जो इतिहास है वो अपनी पुस्तक राजतरंगिनी में लिखा है। विल्हन की प्रमुख पुस्तिका विक्रमांक चरित्र है, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। ठीक है, देखिए ये मिलते जुलते आ गए कल्हण और विल्हन की जो प्रमुख पुस्तिका हुई है वो विक्रमांक देवचरित हुई है। ठीक है, जब इसमें क्या हुआ है, जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की व्याख्या इसमें की है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 5वां क्वेश्चन कहते हैं दिल्ली, जिसका पुराना नाम था, दिल्ली का पुराना नाम क्या था, ढीली का नगर की स्थापना की है, ये किसने की है। इसकी जो रचना वो की है, ये की है परमाणु ने इसकी स्थापना की है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली जिसको हम प्राचीन में क्या कहते थे, ढीली का कहते हैं, नगर की स्थापना किसने की है। इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो ये तोमरों ने की है। तोमरों ने दिल्ली की स्थापना की थी। ठीक है, तो व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में क्या कहता है कि चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो थी, जो उसमें तोमर वंश राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और लोह स्तंभ दिल्ली लाया था। लोह स्तंभ को कहाँ लाया था, दिल्ली लाया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासक था। तोमर वंश के जो शासक थे अनंगपाल, उन्होंने दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया है, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया है।
ठीक है, ये इसके बारे में बात होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन है कि उसका शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्टोरी का निर्माण करवाया था। लाया कौन था? अनंगपाल लाया था दिल्ली में। और उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा कुंभा ने। राजा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर था। चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है उसमें ये इसका निर्माण करवाया था राजा कुंभा ने। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। इस बीच इसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? पहली बार जिसने भारत पर आक्रमण किया था वो कौन था? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क। सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो होता अरबों का आक्रमण, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम थे, जिसने सबसे पहले जज्जागर भारत में लगाया था। व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या में क्या कहता है? व्याख्या में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल अजाज का सेनापति व दामाद था। एहजाज ने 712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या आता कहता है कि पृथ्वीरासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? यह सिंपल मैंने अभी बताया कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय के एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद्रबरदाई थे। दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है। जहाँ इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधित भावनाओं को भी दर्शाया गया है। वह जयचंद की पुत्र संयोजिता का अपहरण कर लेते हैं। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित सूचना मिलती है। कलान ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजतरंगिनी में लिखा है। विल्हन की प्रमुख पुस्तक विक्रमांक चरित्र है, जबकि जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। ये मैंने आपको दोबारा रिपीट कराया जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन कवर होते हैं। एक क्वेश्चन है, साथ में नोट्स है, तो नोट्स में 10 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। 10 क्वेश्चन आपको इसमें जरूर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि 9वां पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानी का मेल बैठाइए। राजधानी का मेल बैठाना है। अगर मैं परिहार की बात करूँ तो प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो थी आपकी कन्नौज इसकी राजधानी थी। अगर मैं चंदेलों की बात करूँ तो चंदेलों की जो राजधानी थी वो थी खजुराहो। ठीक है, ध्यान से देखना है। परमार और पवार की जो राजधानी थी वो थी आपकी धार। और चालुक्य भी बोलते हैं, चालुक्य लिखा है, चालुक्य भी बोलते हैं, और सोलंकी भी बोलते हैं। उनकी जो राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़ा। ये आपको याद करने हैं। सीधा कोड मिल रहा है, पहले से पहला, दूसरा ही मिल रहा है, सिंपल है। आप इसको याद कर लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन आपका मध्यकालीन इतिहास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हमने राजपूत काल इसमें उत्तर भारत का कवर किया। तो लास्ट क्वेश्चन मध्यकालीन भारत का क्या कहता है कि वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर को भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? वो कौन सा मंदिर है कि जो अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है? ये मंदिर का, उसने मंदिर का नाम पूछा है। तो इसमें जो अगर आप तीसरा ऑप्शन देखोगे वो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है, जो कि अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए आप। व्याख्या में क्या कहते हैं कि लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। जो लिंगराज मंदिर है, या आप त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर का लीजिए, या लिंगराज मंदिर भी आ जाता है। इसे ललाटेडु केसरी ने, याद रखिए इसको नाम को, 617 से 657 ईस्वी में बनवाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1090 से 1104 में बना, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है।
ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। देखिएगा आप इसमें से कितने क्वेश्चन निकाल लेते हो, 7-8 क्वेश्चन आप आराम से इसमें से निकाल लोगे। तो एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन कर हुए, कहने को इस वीडियो में 40 क्वेश्चन कराऊंगा, पर आप अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके कम से कम 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस एक लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर आप घबराइए मत कि आपके 100 क्वेश्चन आपके ज़रूर पक्के करा के मैं जाऊँगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने लेकर आऊँ कि ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जो कि आपका आधुनिक जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास का चैप्टर बन जाता है ये ब्रिटिश सत्ता का इतिहास, जिसमें कि मैं बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि राज्यों के संदर्भ में जो ब्रिटिश सत्ता समाई हुई थी, उसके ऊपर राज कर रही थी, उसका मैं लेवल फर्स्ट लेकर आऊँ। तो लेवल फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूची सुमेलित करा रहा है, ये सूची फर्स्ट की जो सम्मेलन है वो आपको सेकंड से करना है। तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बंगाल का युद्ध दिया हुआ है, सन दिए गए हैं साथ में, और सामने आपके गवर्नर के नाम दिए गए हैं जो कि अंग्रेज के गवर्नर जनरल थे उस टाइम के। ठीक है, तो सुमेलित करना है। तो अगर मैं सुमेलित करूँ तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, वो आपका रॉबर्ट क्लाइव 1957 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो वेंसीटॉट के समय में हुआ था 1764 ईस्वी में, और बंगाल का जो युद्ध हुआ था वो आपका कर्टियर के समय में हुआ था 1770 में। ये आपको तीनों के तीनों सन भी याद करने हैं और इनके क्रम भी याद करने हैं, क्योंकि क्रम भी ये लगवा लेता है कि पहले प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध और फिर बाद में बंगाल का युद्ध हुआ है। ठीक है, अब मैं व्याख्या थोड़ी सी दे लेता हूँ आपको। व्याख्या में कहते हैं कि प्लासी का पहला युद्ध 26 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, तो जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे और अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। ठीक है, ये आपके इसके बारे में दोनों युद्ध के बारे में हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व पूछ रहा है, इसने किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया प्लासी के युद्ध का। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध ये मैंने आपको अभी बता दिया, ये आपको अभी पढ़ा है मैंने, तो थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। ये आपका दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो जो ये हेक्टर मुनरो थे, उन्होंने आपका जो अंग्रेजी सेना था उनका नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन पे सीधे पहुंचते हैं कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। द्वैध शासन पूछता है कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1765 से 1772 ईस्वी हो जाएगा। 1765 से 72 तक, 7 साल तक इसका द्वैध शासन बंगाल पर अंग्रेजों का चला। तो व्याख्या देख लीजिए, बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। किसके साथ, मुगल बादशाह के साथ बंगाल इलाहाबाद की संधि की और द्वैध शासन उन्होंने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिफ्थ वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेजली है द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। वो था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपको कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे सकता है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये आप नोट देखिएगा कि सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे। सबसे पहले हैदराबाद ने की थी, कब की थी, सितंबर 1798 में की थी। मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने अक्टूबर 1799 में, अवध ने नवंबर 1801 में, पेशवा सितंबर 1803 में, बरार भोंसले ने की थी दिसंबर 1803 में, ग्वालियर सिंधिया फरवरी 1804 में। बाकी देख लेते हैं, ये आपकी 2, 4, 6, 7 राज्य थे जिन्होंने इस संधि की थी, सहायक संधि पर हस्ताक्षर की थी। और सबसे पहले की बात करें तो हैदराबाद और सबसे बाद की बात करें तो ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक पूछ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। जो इसका लॉर्ड कैनिंग है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। व्याख्या की बात कर लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया, मतलब कि ब्रिटिश सरकार के कंपनी के अंडर में रहकर जो सत्ता थी भारत की वो सीधे के सीधे ब्रिटिश सरकार को सौंप दी गई और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। इसमें एक मिसप्रिंट है, आप मिसप्रिंट को थोड़ा नोट कीजिए। ये प्रथम वायसराय हो जाएगा और अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, पर लास्ट हो जाएगा, इसमें प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा और अंतिम वायसराय हो जाएगा, ठीक है। अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा और अंतिम वायसराय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। टीपू सुल्तान ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में एक संधि की थी अंग्रेजों के साथ, वो उस संधि का नाम बताना है। वो हुई थी संधि श्रीरंगपट्टम की संधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ की थी। तो व्याख्या की देख लीजिए। व्याख्या, ये संधि कब हुई थी? 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी, ठीक है। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान, मतलब कि जो संधि हुई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी और हैदराबाद के निजाम के ने हस्ताक्षर किए थे। जो हैदराबाद के निजाम थे टीपू सुल्तान उन्हें हस्ताक्षर किए थे और जो अंग्रेजों की तरफ से थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य से हड़प नीति जबरदस्ती सिद्धांत, जो हड़प नीति थी जो कि डलहौजी ने अपनाई थी उसके द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? ये लागू की गई थी डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा इसको लागू किया गया था हड़प नीति को, जिसको हम राज्यक्ष ये जबरदस्ती सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी बोलते हैं। ये लागू डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी में भी नाम आ जाता है, अंग्रेजी भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इसने बताया है कि डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों पर विलय किया। कौन कौन से राज्य थे जिनका विलय हड़प नीति के तहत हुआ, वो देखिए आप। पहला था सतारा 1848 में किया, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, ठीक है। अभी और भी है, 2 और हैं। 7 को इसने अपने अंडर किया था। झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। अदर पॉइंट को देखें तो राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। जो अवध का जो विलय था वो कुशासन, मतलब कि अच्छा शासन न करते हुए उन राजा को अपने में विलीन कर लिया था। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है। जो पारसी भाषा में जफरनामा किस गुरु ने लिखा है? जो कि गुरु हुए हैं सिखों के, उनमें से बताना है कि ये नाम दिए गए हैं आपको 4, इनमें से बताना है किसने पारसी भाषा में जफरनामा का लिखी थी। तो ये गुरु गोविंद जो सिंह जी थे, इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखी। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या बहुत जरूरी है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें थोड़ी सी उसकी पीछे की बैकग्राउंड पता लग जाता है और हमारे अदर क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन है वो भी याद हो जाते हैं। तो जफरनामा अर्थात विजय पत्र, इसका अर्थ है विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब। तो अब पूछ लेगा कि कौन से गुरु थे जो औरंगजेब के समय समकालीन थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह जो औरंगजेब के, या गुरु गोविंद सिंह जो औरंगजेब के समकालीन राजा थे। जफरनामा दसम ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा पारसी है, पारसी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आधुनिक जो इतिहास था उसका लास्ट क्वेश्चन है 10th, जो कि मैंने अभी आपको कराया कि ब्रिटिश का सत्ता का जो लेवल फर्स्ट था, इसका लास्ट क्वेश्चन 10 हो जाएगा कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ब्रिटिश जनरल पूछ रहा था, इसका आंसर भी आपका डलहौजी हो जाएगा। इसने बहुत सी नीति लागू की थी, हड़प नीति भी इसने चलाई थी और जो डाक सेवा थी वो भी डलहौजी के समय में ही चलाई गई थी, ठीक है। तो व्याख्या देखिए।
व्याख्या इसकी नहीं है। अब हम चलेंगे हिस्ट्री ऑफ एशिया, एशिया महाद्वीप का इतिहास का लेवल फर्स्ट करेंगे। अब हम आ गए हैं विश्व के इतिहास पर। तो विश्व के इतिहास में हम कवर करने वाले आज लेवल फर्स्ट में भी, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की थी। चीन के बारे में क्वेश्चन है कि चीन ने सिविल सेवा कब स्टार्ट की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 AD में चीन ने सिविल सेवा स्टार्ट की थी। तो व्याख्या देखिए कि योग्यता पर आधारित एक सिविल सेवा का सबसे पुराना उदाहरण चीन की इम्पीरियल नौकरशाही है, जिसे किन जो ये वहीं का नाम है किन राजवंश, जो एक किन राजवंश हुआ है 221 से 207 ईसा पूर्व के रूप में बहुत पहले पता लगाया जा सकता है। हॉन राजवंश 202 ईस्वी से 220 ईस्वी के दौरान कार्यालय में नियुक्ति के लिए वरिष्ठों द्वारा सिफारिश की जियाओलियन प्रणाली स्थापित की गई थी। हॉन राजवंश 2006 ईसा पूर्व से 206 ईसा पूर्व से 220 से संयोजित सिविल सेवा भर्ती पद्धति और शैक्षणिक प्रणाली को 905 में अग्रणी चीनी बुद्धिजीवियों के दबाव में चोबिंग डोवेर सामग्री त्याजु हसी के ने समाप्त कर दिया था। सुई वंश 581 से 618 में रहा। ने इस हॉन प्रणाली को अपनाया और इसे आधिकारिक भर्ती के तरीके के रूप में बहुत अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू किया। थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बताने में थोड़ी दिक्कत हुई है क्योंकि अजीब से नाम होते हैं चीनों के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तबीयत के साथ इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड का। सेकंड में है कि पहला खलीफा कौन था। खलीफा पूछा है कि पहला जो खलीफा हुआ है मुस्लिम धर्म में वो कौन था, कि अबू बकर इनके पहले खलीफा हुए हैं। ठीक है, अब हम अबू बकर के बारे में जान लेते हैं। अबू बकर एक वरिष्ठ साथी सहाबी और इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के ससुर थे। जो मोहम्मद पैगंबर थे, जो कि मुगल धर्म है उसके संस्थापक हुए पैगंबर मोहम्मद, तो उनके जो ससुर थे वो थे अबू बकर, वो पहले खलीफा हुए हैं। जब वह मोहम्मद की मृत्यु के बाद पहला मुस्लिम खलीफा बना तो उसने 632 से 634 ईस्वी तक रशीदुद्दीन खलीफा पर शासन किया। खलीफा के रूप में अबू बकर मोहम्मद द्वारा पहले से इस्तेमाल किए गए राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों में सफल रहे, क्योंकि इस्लाम के अनुसार मोहम्मद की मृत्यु के साथ धार्मिक समारोह और अधिकार की भविष्यवाणी समाप्त हो गई थी। उन्हें अल सिद्दीकी द ट्रूथफुल भी कहा जाता है। ठीक है, अल सिद्दीकी द ट्रूथफुल भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कि शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है। शहर पूछ रहा है कि करबला जो है वो किस देश में स्थित है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इराक में स्थित है। व्याख्या देखिए, व्याख्या में कहता है कि करबला इराक का एक बड़ा शहर है जो बगदाद के दक्षिण पश्चिमी में है। शहर जिसे सबसे अच्छी तरह में करबला 680 की लड़ाई के स्थान के रूप में जाना जाता है। मक्का और मदीना के बाद शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यह इमाम हुसैन तीर्थ का घर है। करबला हुसैन इब्न अली इमाम हुसैन की शहादत के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और इसे याद करने के लिए सालाना लाखों शियाओं द्वारा स्मरणोत्सव आयोजित किए जाते हैं। करबला को सभी शियाओं द्वारा पवित्र माना जाता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए कि ताशकंद शहर स्थित कहाँ है। कहाँ स्थित है ताशकंद। तो जो ताशकंद है वो उज्बेकिस्तान में स्थित है। उज्बेकिस्तान में स्थित है ताशकंद। तो ये हम सारे क्वेश्चन एशिया से रिलेटेड हैं। एशिया ही देश है, सारे के सारे जो भी हम देश डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे एशिया में पड़ते हैं। तो ताशकंद की बात करें तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और ताशकंद प्रांत की। ठीक है, यह ऐतिहासिक शहर 10 जनवरी 1966 के ताशकंद घोषणा के साथ जुड़ा हुआ है, जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था। सोवियतों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री अलेक्सेई कोशियन ने किया था, जो भारत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान द्वारा संचालित था। ये वही ताशकंद समझौता है जिसमें कि लाल बहादुर की शहादत मृत्यु हो गई थी।
ठीक है। राष्ट्रपति महमूद अयूब खान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूसी दबाव में ताशकंद सम्मेलन ने पाकिस्तान और भारत को अपनी राष्ट्रीय सीमा और कश्मीर में 1949 की युद्ध विराम रेखा को बहाल करने के लिए मजबूत किया। इसने अंततः यकूब खान नेतृत्व के खिलाफ असंतोष और विरोध का नेतृत्व किया। ठीक है, अब हम पांचों क्वेश्चन देखते हैं। पांचों क्वेश्चन हमारा, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो वियतनाम का जो स्वतंत्रता फ्रीडम फाइट जो आंदोलन था उनका फ्रीडम के लिए, उसका जो नेतृत्व किसने किया था वो पूछ रहा है। वो नेतृत्व किया था हो चू मिन्ही। हो चू मिन्ही ने इसका नेतृत्व किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हो ची मिन्ह। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में क्या कहता है कि हो चू मिन्ही एक वियतनामी कम्युनिस्ट तानाशाह था जो प्रधानमंत्री 1945 से 1955 और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति 1945 से 1969 तक रहे थे। वह 1945 में वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। साथ ही वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम की सेना PAVN और वियतनाम, रुकिएगा एक मिनट, वियतनाम और कांग्रेस NLF या VC भी शामिल थे। उन्होंने 1941 के बाद से वियतनाम माइंस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। 1945 में कम्युनिस्ट शासित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना की और 1954 में दीन बिन फू की लड़ाई में फ्रांसीसी संघ को हराया गया। ठीक है, ये एक चीज़ व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा एक देश अभी तक एक सम्राट द्वारा शासित है। कौन सा ऐसा देश है कि जो एक ही सम्राट इसको अभी तक चला रहा है? वो है कि सऊदी अरब। इसमें वंशावली के माध्यम से राजा चुने जाते हैं और सऊदी अरब में वंश आता है आगे उसको ही राजा चुन लिया जाता है सऊदी अरब की बात में। तो इसकी सऊदी अरब की व्याख्या देखें तो सऊदी अरब, जिसे आधिकारिक रूप से सऊदी अरब के राज्य के रूप में माना जाता है, एक पूर्ण राजशाही है। हालांकि 1992 में शाही डिक्री द्वारा अपनाई गई सऊदी अरब के मूल कानून के अनुसार राजा को शरिया यानी इस्लामी कानून और कुरान का पालन करना चाहिए। कुरान और सुन्नत मोहम्मद की परंपराएं को देश का संविधान घोषित किया गया है, लेकिन सऊदी अरब के लिए कभी कोई लिखित आधुनिक संविधान नहीं लिखा गया है। जो कि परंपराएं मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है वही ही इनका संविधान है। और सऊदी अरब एकमात्र अरब राष्ट्र है जहाँ कभी कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं होता। किसी भी राजनीतिक दल या राष्ट्रीय चुनाव की अनुमति नहीं है। ठीक है, वहाँ पे चुनाव नहीं होता, वहाँ पे वंश ही आगे बढ़ता है। जापान की संसद के रूप में जाना जाता है। जो जापान की संसद है वो किस नाम से जानी जाती है? उसका नाम है डाइट। डाइट के नाम से हम जापान की संसद को जानते हैं। ठीक है, डाइट जापान की द्विसदनीय विधायकी है। यह एक निचले सदन से बना है जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है और एक ऊपरी सदन है जिसे पार्षदों की सभा कहा जाता है। डाइट के दोनों सदनों को सीधे एक समानांतर मतदान प्रणाली के तहत चुना जाता है। पारित कानून के अलावा प्रधानमंत्री के चयन के लिए डाइट औपचारिक रूप से जिम्मेवार है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, वहाँ पे डाइट होती है। मिजी संविधान को अपनाने के परिणाम स्वरूप 1889 में डाइट को पहली बार शाही डाइट के रूप में बुलाया गया था। 1947 के बाद के संविधान को अपनाने के बाद डाइट ने अपना वर्तमान स्वरूप लिया और संविधान द्वारा इसे राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग माना गया है। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन व्याख्या हो गई। 8वां क्वेश्चन देखिए, लेक्चर खत्म होने वाला है, बस तीन क्वेश्चन रह गए। थाईलैंड की मुद्रा पता नहीं है। थाईलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? थाईलैंड की जो मुद्रा है वो उसको हम भट कहते हैं। ठीक है, डाइट की मुद्रा को वो थाईलैंड की मुद्रा को हम भट कहते हैं। ठीक है, तो व्याख्या देख लीजिए। भट थाईलैंड की मुद्रा है। यह 100 सत्संग में विभाजित है। मुद्रा जारी करना बैंक ऑफ थाईलैंड की जिम्मेवारी है। तो थोड़ी सी इसकी व्याख्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1911 चीन की क्रांति हुई। 1911 में चीन की क्रांति हुई तो एक गणतंत्र की स्थापना हुई। जब 1911 में चीन की क्रांति हुई तो क्या निकल के आया रिजल्ट? एक गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, सिन्हाई क्रांति, जिसे 1911 की क्रांति या चीनी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, ने चीन के अंतिम शाही वंश
किंग राजवंश को उखाड़ फेंका और चीन गणराज्य की स्थापना की। क्रांति का नाम सिन्हाई था क्योंकि यह 1911 में चीनी कैलेंडर के सेक्सजेनरी चक्र में चिन्हाई स्टेम शाखा का वर्णन था। जनवरी 1912 को चीन गणराज्य के पहले वर्ष के पहले दिन के रूप में स्थापित किया गया था। 10वां क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया द्वीप समूह में पूर्व उपनिवेश था। पूर्व उपनिवेश पूछ रहा है कि पूर्वी तिमोर जो पड़ता है इंडोनेशिया द्वीप समूह में, वो पूर्व उपनिवेश पूछ रहा है कि कौन सा था। वो पुर्तगाल था। आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके 40 क्वेश्चन हमने कवर किए। 40 क्वेश्चन के साथ हमने इंपॉर्टेंट नोट्स भी देखा और हमने पूरी वीडियो इसको कवर किया, इतिहास को। तो आज का मंडे का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। आप ये मत समझिए टाइम ज़्यादा लगता है वीडियो में, टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही अगर आपको नॉलेज गेन करनी है। अगर नॉलेज गेन करनी है तो टाइम की परवाह मत कीजिए, टाइम तो पूरी जरूर लगना है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख सकते हो अगर आपको स्लो लग रही है। अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो स्पीड बढ़ा लीजिए और आपका रिपीटेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे जो ITI नगर है उसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.